अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से मारूफ अमरीकी अदीब एडगर एलन पो का अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है पाकिस्तान के जाने पहचाने मारूफ अदीब इब्ने इंशा ने। अफसाने का उन्वान है काली बिल्ली। मैं जो रूदाद इस कागज़ पर कलमबंद करने वाला हूँ, उसमें हरचंद की किसी किस्म की पेचीदगी नहीं है, फिर भी वो आपको दीवाने की बड़ मालूम होगी। मैं उस पर यकीन करने की ना आपसे तवक्को करूँगा, ना ये कहूँगा कि आप ज़रूर उसे सच मानिए। आप मुझे दीवाना ही समझेंगे, क्योंकि वाक़या ऐसा है कि ख़ुद मेरे हवास मेरी शहादत को झुठलाते हैं। ताहम मैं ये बता दूँ कि मैं पागल हरगिज़ नहीं हूँ, और ये भी यकीनी बात है कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। लेकिन कल मुझे मरना है, इसलिए आज मैं अपनी रूह पर से ये बोझ उतार फेंकना चाहता हूँ। मेरा अवलीन मकसद इस वक्त ये है कि वाक़यात को रास्त रास्त बेकमुकास्त आपके सामने रख दूँ। लेकिन ये वाक़यात सीधे सादे होने के बावजूद मेरे हक़ में बेपनाह दुरुस्त और अज़ाब का सामान साबित हुए हैं, और उन्होंने मुझे तबाह करके रख दिया है। फिर भी मैं उनकी तफसील में न जाऊँगा। मेरे लिए ये वाक़यात महज दहशत खेज़ हैं, लेकिन बहुत से लोगों को वो खौफनाक कम और मुज़हका खेज़ ज़्यादा मालूम होंगे। हो सकता है कि आइंदा चलकर कोई शख्स मेरी दास्तान को वाहिमे की करिश्माकारियों के बजाय मामूली वाक़यात करार दे दे। ऐसा शख्स जिसकी तबीयत में मेरी निस्बत ज़्यादा सुकून हो, एतदाल हो, और जो मुझसे जज्बाती ना हो। वो शख्स इन हालात में, जिनको बयान करते हुए भी मेरा दिल कांपता है, कुदरती असबाब व नताइज की बाकायदा कड़ियाँ दरियाफ्त कर लेगा। मैं बचपन से बहुत शर्मीला और नेक मिजाज मशहूर था। मेरा दिल इतना नर्म वाक़ा हुआ था कि मेरे साथी मजाक उड़ाते थे। मैं जानवरों से ख़ास उन्स रखता था, इसलिए मेरे वालिदैन ने मेरे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत से पालतू जानवर फराहम कर दिए थे। मेरा ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था, और उनको खिलाना, पिलाना, प्यार करना मेरा महबूब मशगला था। मेरा ये शौक़ उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। बड़ा होने पर भी मेरी तफरीह और दिलचस्पी का एक अहम मौजिब यही रहा। जिन लोगों को कभी किसी वफादार और समझदार कुत्ते को पालने का इत्तेफाक हुआ है, उन्हें ये बताने की हाजत नहीं है कि इससे वो जो हिज़्ज़ हासिल होता है वो किस किस्म का होता है और कितना गहरा। हैवान की मोहब्बत नहायत पुरखुलूस होती है और ख़ुद गर्जी के शायबे से बालाता है। इसलिए ऐसे शख्स के दिल में, जिसे इंसान की सुस्त बुनियाद दोस्ती और वफादारी का काफ़ी तजुर्बा हो, हैवान की मोहब्बत घर कर जाना कुदरती है। मेरी शादी अवाइल उम्र ही में हो गई थी। मेरी बीवी का मिजाज भी मुझसे मिल गया था, और वो ये देखकर कि मुझे पालतू जानवर से इस कदर मोहब्बत है, अच्छे अच्छे जानवर मेरे लिए फराहम करती रहती थी। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे थे। सुनहरी मछलियाँ थीं, एक उम्दा कुत्ता था, खरगोश थे, एक छोटा सा बंदर था, और उनके अलावा एक बिल्ली। ये बिल्ली बहुत बड़े कद की और बहुत खूबसूरत थी, सर तापा स्याह, और इतनी ज़हीन के देख के हैरत होती थी। मेरी बीवी, जो किसी कदर वहमी तबीयत की मालिक थी, अक्सर इस बिल्ली की जहानत देखकर लोगों के इस अक़ीदे का जिक्र करती थी कि काली बिल्लियाँ असल में चुड़ैलें होती हैं, जो भेस बदल लेती हैं। ये बात नहीं थी कि वो संजीदगी से ऐसा कहती थी। मुझे उस वक्त ये बात याद आई, इसलिए सरे राह जिक्र कर रहा हूँ। इस बिल्ली का नाम प्लूटो था। मुझे उससे बहुत इंसियत थी, और मैं इससे खेला करता था। इसको खिलाता पिलाता भी मैं खुद था, और वो घर के अंदर मेरे साथ साई की तरह लगी रहती थी। बाहर जाते हुए भी इससे मैं बमुश्किल पीछा छुड़ाता था। हमारी ये मानूसियत कई साल तक यूं ही रही, लेकिन इस दौरान में मुझे ये एतराफ़ करते हुए शर्म महसूस होती है कि मेरी तबीयत बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैली हो गई थी। अब मैं बिल्कुल ही बदल गया था। ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता था, और दूसरों के जज्बात से यकसर बेपरवाह। अपनी बीवी से भी दुरुस्त कलामी से पेश आने लगा था, बल्कि कभी कभी मार भी बैठता था। रफ्ता रफ्ता इन पालतू जानवरों को भी मेरी तबीयत की इस तब्दीली का एहसास हो गया। मैं न सिर्फ उनसे बेइतनाई बरतता था, बल्कि बाज़ औक़ात बदसलूकी से भी काम लेता था। प्लूटो का मुझे अब भी उतना ही ख्याल था। मैं इससे किसी किस्म की बदसलूकी ना बरतता था, वरना खरगोश या बंदर या कुत्ता इत्तफाकन या ज़राए मोहब्बत मेरे रास्ते में आ जाते थे, तो मैं उनसे बुरी तरह पेश आता था। लेकिन मेरा मर्ज़ बढ़ता ही गया। शराब नोशी से बुरा मर्ज़ क्या हो सकता है। आखिरकार प्लूटो भी, जो अब बूढ़ी हो रही थी, और इसी वजह से तुनक मिजाज भी, मेरी बदमिजाजी को के असरात से महफूज न रह सकी। एक दिन मैं रात को एक जगह से शराब में धत घर पहुंचा, तो बिल्ली को देखकर मुझे ये ख्याल आया कि ये मुझसे दूर भागती है। मैंने उसे पकड़ लिया, और उसने डर कर मेरे हाथ पर काट खाया, जिससे खफीफ सा जख्म भी आ गया। मुझ पर शैतान सवार हो गया। मैं आपे में ना रहा। मालूम था कि मेरी अपनी रूह जिस्म से रुखसत हो गई है। मैंने वास्कट की जेब से कलम तराश निकाला, उसे खोला, और उस बेबस हैवान की एक आंख निकाल दी। अब भी, जबकि इस काबिल नफरत जुर्म की रुदात रकम कर रहा हूँ,
इस तसव्वुर से थरथरा उठता हूँ। इस फैले शनि को याद करके मुझे बेपनाह नदामत महसूस होती है। सुबह को उठा तो नशा फर्द हो चुका था, होशो आवाज़ बजा हो चुके थे। मुझे अपने जुर्म का ख्याल करके दहशत भी महसूस हुई और कराहियत भी, लेकिन ये एहसास बहुत कमज़ोर और मुबहम सा था, कम अज़ कम रूह की गहराई तक ना पहुँचा था। मैं फिर बोतल लेकर बैठ गया और इस जुर्म के खौफ और नदामत को शराब के नशे में डुबो दिया। बिल्ली का जख्म रफ्ता रफ्ता अच्छा होने लगा। इस आँख के खला को देखकर वहशत होती थी, लेकिन मालूम होता था कि दर्द ख़त्म हो चुका है। वो घर में हस्बे मामूल दौड़ती फिरती थी, लेकिन जैसा कि आप तवक्का कर सकते हैं, मेरे साय से भी भाग खड़ी होती थी। मेरे दिल में पहले की नरम दिली इस कदर बाकी थी कि मुझे इस हैवान को, जो मुझसे पहले इस कदर मोहब्बत करता था, अपने से यूं मुतनफ़िर देख कर अफसोस हुआ। लेकिन जल्द ही अफसोस की जगह कबीदगी ने ले ली, और फिर तो ज़िद और कजदाई ने मुझे दीवाना ही कर दिया। ज़िद इंसानी फितरत के कदीम तरीन जज्बों में से है। उसे इन बुनियादी खसूसियात से अलग नहीं किया जा सकता जिस पर इंसान का किरदार तामीर हुआ है। हम में से कौन है जिससे एक बार नहीं 100 बार ऐसा मकरूह या अहमकाना फ़ैल सरजद नहीं हुआ, जिसकी वजह से महज ये एहसास हो कि ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ सोचते समझते हुए भी इन ममनुआत के खिलाफ वर्जी करना, जिनको कानून का दर्जा हासिल है, हमारे फितरी रुझानात में शामिल है। बस इसी ज़िद ने मुझे अक्ल होश से बेगाना कर दिया। या रूह की इस नाकाबिले फ़हम तमन्नाए खुद आज़ारी ने, जो किसी जुर्म का इर्तिकाब महज इस जुर्म की लज्जत की वजह से करती है, मुझे मजबूर किया कि मैं इस मासूम हैवान पर अपना सितम इंतहा को पहुंचाऊं। एक दिन मैंने नहायत बेरहमी से फांसी की रस्सी बिल्ली के गले में डालकर उसे एक दरख्त की शाख से लटका दिया। इस वक्त मेरी आंखों से आंसुओं का तांता बच गया था और मेरा दिल सख्त मलामत कर रहा था। मैंने उसे इसलिए फांसी पर लटका दिया क्योंकि मैं जानता था कि ये मुझसे मोहब्बत करती रही है। मैं इसलिए लटका दिया कि मैं महसूस करता था कि इसने मुझे कोई गज़न नहीं पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि मुझे मालूम था कि इस तरह एक खौफनाक गुनाह का इर्तिकाब करूंगा जो मेरी गैर फ़ानी रूह को इस दर्जे मलऊन कर देगा कि खुदावंद क़हार और रहमान और रहीम के बेपाया उसकी पहुंच से बाहर होगी। जिस दिन का ये वाक़या है, उसकी रात को मैं आग आग की आवाज़ सुनकर नींद से चौंका। मेरे बिस्तर के पर्दों से शोले निकल रहे थे। सारा घर धड़ाधड़ जल रहा था। मेरी बीवी, एक खादिम और मैं, हम तीनों बड़ी मुश्किल से जान सलामत लेकर निकले। सब कुछ जल गया, कुछ भी तो बाकी न बचा। मेरी सारी मताए दुनियावी आग की नज़र हो गई। मेरा दिल हर चीज़ से बिल्कुल उचाट हो गया। मैं इतना कमज़ोर तबाह नहीं कि इस जुल्म और तबाही के दरमियान इल्लत व मालूल का रिश्ता कायम कर लूँ, लेकिन वाक़े की कोई मामूली से मामूली कड़ी भी हज़फ नहीं करना चाहता, इसलिए इस कदर तफसील से काम ले रहा हूँ। आग के दूसरे रोज़ मैं अपने घर के खराबे को देखने लगा। एक के सिवा सब दीवारें ज़मीन बोस हो गई थी। ये दीवार एक कमरे की दीवार थी जिसका दिल ज़्यादा मोटा न था। ये मकान के तकरीबन वस्त में वाक़ा थी और मेरे पलंग का सरहाना इसके साथ पड़ता था। यहाँ प्लास्टर ने बड़ी हद तक आग के असर को रोके रखा था। इसकी वजह मेरे ख्याल में ये थी कि वो प्लास्टर नया नया हुआ था। इस दीवार के गिर्द लोगों का एक बड़ा हुजूम हो रहा था। वो लोग इस दीवार की एक ख़ास हिस्से को नहायत इन्हमाक और तवज्जो से देख रहे थे। इन लोगों के मुंह से ताज्जुब और हैरत है वगैरह के अल्फाज सुनकर मुझे भी हकीकत हाल की जस्तजू हुई। मैंने करीब जाकर देखा तो दीवार के सफ़ेद सतह पर एक बहुत बड़ी बिल्ली की शक्ल बनी हुई थी। यूं मालूम होता था जैसे दीवार में नक्श खोद कर उभार दी गई हो। ये नक्श ऐसा सच्चा और मुकम्मल था कि वाकई हैरत हुई। बिल्ली के गले के गिर्द रस्सी भी मौजूद थी। जब मैंने इस ख्याली तस्वीर पर पहली नज़र डाली तो मेरी हैरानी और खौफ व दहशत की इंतहा न रही, लेकिन बिलाखिर मैंने सोचकर उसकी तौजीह कर ली कि मुझे याद आया कि बिल्ली घर के साथ के बागीचे में लटकी हुई थी। आग लगने का शोर हुआ तो फौरन ये बागीचा लोगों से भर गया। किसी शख्स ने बिल्ली के गले की रस्सी काट दी और उसे खुली खिड़की से मेरे कमरे में फेंक दिया। इसका मकसद गालिबन मुझे नींद से जगाना था। दूसरी दीवारों ने गिरकर मेरे जुल्म के इस शिकार को ताज़ा पलस्तर में धंसा दिया। पलस्तर के चूने ने आग और बिल्ली की लाश के अमोनिया के साथ मिलकर वो तस्वीर नक्श कर दी थी। इस इस्तदलाल से मैंने अपने दिमाग को मुतमईन कर लिया, लेकिन ज़मीर को मुतमईन न कर सका। इसने मेरे जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। कई महीने तक मैं बिल्ली के भूत से पीछा न छुड़ा सका। इस दौरान मेरे दिल में एक मुबहम सा जज्बा परवरिश पाता रहा जो नदामत और पशेमानी से मुशाबे था। हत्ता कि मुझे इस हैवान की मौत का अफसोस सा होने लगा, और स्याहकारी के जिन अड्डों में मेरी रोज़ की आमद व रफ्त थी, इनमें मैं एक ऐसी बिल्ली की तलाश में रहता जो उसी नस्ल की हो और शक्ल में भी इससे कभी मिलती हो कि ताकि पहली बिल्ली की जगह ले सके। एक रात में एक इंतहाई बदनाम शराब खाने में नशे में नीम मस्त बैठा था कि मेरी नज़र यकायक एक स्याहफाम चीज़ पर पड़ी जो शराब के एक बहुत बड़े पीपे के ऊपर बैठी थी। मैं इस पीपे पर कई मिनट तक नज़रें जमाए बैठा रहा।
मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले मैंने उस चीज़ को वहाँ ना देखा था। मैं उसके करीब पहुँचा और उस पर हाथ फेरा। ये एक काली बिल्ली थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जितनी प्लूटो थी। यूं भी वो उससे हर तरह मुशाबे थी। हाँ, एक फ़र्क था, प्लूटो के जिस्म के किसी हिस्से पर कोई बाल न था, लेकिन इस बिल्ली की खाल पर एक बड़ा सा सफ़ेद दाग था। बेमानी सा ये दाग करीब करीब उसकी सारी छाती पर फैला हुआ था। मेरे थपकी देने पर वो बिल्ली उठ खड़ी हुई और ज़ोर ज़ोर से खुरखुर करती हुई मेरे हाथ के साथ अपना जिस्म घिसने लगी। वो मेरे लाड प्यार से बहुत खुश मालूम होती थी। मुझे भी तो बस इस किस्म के जानवर की तलाश थी। मैंने शराब खाने के मालिक से कहा कि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उस शख्स ने कहा कि ये मेरी बिल्ली नहीं है, मुझे उसके मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं, बल्कि मैंने इसे कब्ल से देखा भी नहीं। मैं इससे प्यार करता रहा और जब घर वापस आने के लिए उठा तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने भी मुज़ायक़ा न समझा, बल्कि रास्ते में कभी कभी झुक के इसकी पीठ को थपक देता। घर पहुँचकर ये फ़ौरन घर में गई और मेरी बीवी भी उसे बहुत चाहने लगी। अलबत्ता मुझे जल्द ही इससे कुछ नफरत सी पैदा होने लगी। ये बात मेरी तवक्का के बरक्स थी। मुझे वजह मालूम नहीं, लेकिन हुआ ये कि इसके लाड प्यार पर मेरी मिजाज खुश होने के बजाय बेजार और बरहम हो जाता था। रफ्ता रफ्ता ये बेजारी और बरहमी नफरत की तलखी में बदल गई। अब मैं इस बिल्ली से दूर दूर रहने लगा। मुझे अपने पहले जालिमाना फ़ेल को याद करके नदामत का जो एहसास होता था, उसकी वजह से मैं इस पर हाथ ना उठाता था। कई हफ्ते तक मैं अपने आप को उसे मारपीट से बाज रखता रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे इससे नाकाबिले बयान नफरत सी पैदा होती गई और मैं इसके साय से भी भागने लगा, जैसे कोई वबा के खौफ से भागता है। इस हैवान से मेरी नफरत की एक वजह बिलाशुबा ये थी कि जिस रात मैं उसे घर लाया, उससे अगली ही सुबह देखा कि उसकी एक आंख प्लूटो की तरह गायब थी। इधर इस बात ने इस बिल्ली को मेरी बीवी की नज़र में और महबूब बना दिया, जिसमें हमदर्दी और तरहम का वो जज्बा बदरजा आतम मौजूद था जो कभी मेरी तबीयत का भी जज्ब था, और बहुत से मासूम और बेलौस मुसर्रतों का मौजूद। अजीब बात यह है कि जूं जूं मुझे इस बिल्ली से नफरत होती जाती थी, तू वो मुझसे ज़्यादा उन्स बरतने लगती। वो यूं मेरे साथ लगी रहती कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं बैठता तो वो उस कुर्सी के नीचे सिमट के बैठ जाती या उछल कर मेरे घुटनों पर आ टिकती। इस तरह चूसने लगती कि तबीयत को कराहत महसूस होती। अगर मैं कहीं जाता तो मेरे कदमों से लिपट जाती, हत्ता कि मैं गिरते गिरते बचता, या फिर अपने लंबे और तीखे नाखून मेरे कपड़ों में गाड़ती और मेरे सीने पर आ चढ़ती थी। ऐसे मौक़ों पर अगरचे मेरा जी तो यही चाहता था कि एक घूंसे में उसकी जान निकाल दूं, मगर फिर हाथ रोक लेता था। इसकी कुछ वजह तो ये थी कि मुझे अपना पहला जुर्म याद आ जाता था और असल सबब कुछ और था, और मुझे फ़ौरन इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। मैं हैवान से बेहद खौफ था। ये खौफ कोई मादी या जिस्मानी बदी का खौफ न था, ताहम मैं ये नहीं बता सकता कि इसके अलावा क्या था। मुझे एतराफ़ करते हुए शर्म महसूस होती है कि इस हैवान को देखकर जो दहशत मुझ पर तारी होती थी, वो एक निहायत मामूली वहम ने बढ़ा दी थी। मेरी बीवी ने कई बार मुझे इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि बिल्ली की छाती के सफ़ेद दाग की शक्ल अजीब सी है। इस बिल्ली और उस बिल्ली के दरमियान जिसकी जान में ले चुका था, उस दाग का फ़र्क था। क़ारीन को याद होगा कि ये दाग अगरचे काफ़ी बड़ा था, लेकिन पहले इसकी कोई मुतय्यन शक्ल न थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता यूं आहिस्ता आहिस्ता मेरी अक्ल उसे मानने पर तैयार न होती थी कि इस दाग के खतूत वाज़ा होते गए और एक ऐसी चीज़ का रूप धार लिया जिसका नाम लेते हुए भी मैं खौफ से कांप जाता हूँ। उसे देखकर ऐसा खौफ मेरे दिल में पैदा होता था कि अगर मुझ में हिम्मत होती तो इसी वजह से मैं इस मलूम उस जानवर का काम तमाम कर देता। लेकिन ये दाग एक भयानक चीज़ फांसी की शक्ल अख्तियार कर गया था। फांसी, जो दहशत और जुर्म, कर्ब और मौत का अलबंगेज खौफनाक निशान है। मेरी बदबख्ती इस इंतहा को पहुंच गई थी कि कोई इंसान कभी इतना लाचार न हुआ होगा। मैं इंसान होकर भी इस वहशी हैवान के हाथों ऐसा ज़िच हो गया था कि दिन को चैन नसीब था, ना रात को आराम। दिन तो ये बदबख्त बिल्ली एक लम्हे के लिए मुझसे जुदा ना होती थी, रात को भी मैं नाकाबिले बयान खौफ व दहशत के मारे बार बार चौंक उठता था और उठने पर इस मलून का गर्म तनफ़ुस अपने चेहरे पर और उसका पहाड़ सा बोझ अपने दिल पर महसूस करता। ये एक ऐसा काबूस था जो 24 घंटे मेरी छाती पर सवार रहता था। इन अजियतों के बोझ तले मेरी फितरत की रही सही नेकी भी कुचली गई, और अब मैं था या मेरे मनहूस और दहशतनाक ख्यालात। मेरे मिजाज की सनक अब सारी दुनिया और सारी इंसानियत की नफरत में बदल गई थी। मैं बात बात पर गुस्से से पागल हो जाता था, और ये गुस्सा मैं उमूमन अपनी बीवी पर उतारता था, लेकिन वो खुदा की बंदी कभी जबान से उफ न करती थी। मुफलिसी से मजबूर होकर हम एक बोसीदा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। एक दिन मेरी बीवी घर के किसी काम से मेरे साथ इमारत के तहखाने में गई। तहखाने में दाखिल होने की सीढ़ियाँ चौड़ी कम थीं और गहरी ज़्यादा। मैं उनसे उतरने लगा तो बिल्ली भी भाग कर आ गई
اور میں اسے الجھ کر زمین پر سر کے بل گرتے گرتے بچا۔ مجھے طیش آ گیا اور کسی بات کی سدھ بدھ نہ رہی۔ میں اپنا وہ بچکانا خوف بھول گیا جس کے باعث میں نے اب تک اس پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ اب ایک کلاڑا اٹھا کر اس حیوان پر وار کر دیا۔ اگر وہ وار اس پر پڑ جاتا تو یقیناً وہ بلی وہیں ڈھیر ہو جاتی، لیکن میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس کی مداخلت نے میرے غصے پر جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کلہاڑا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اس کے بھیجے میں گھس گیا، اس کے منہ سے آہ تک نہ نکلی اور وہ وہیں گر کر ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ خوفناک خون کرنے کے بعد مجھے لاج چھپانے کی فکر ہوئی۔ میں ہمسایوں کے خوف سے نہ دن میں اسے گھر سے باہر لے جا سکتا تھا نہ رات کو۔ رات کو میرے ذہن میں لاش کو ٹھکانے لگانے کی کئی تجاویز آتیں۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ اسے قیمہ قیمہ کر کے آگ میں جلا دوں۔ پھر سوچا کہ تہخانے کے فرش میں قبر کھود کر اسے دبا دوں۔ پھر اسے احاطے کے کنویں میں ڈال دینے کی سوچنے لگا۔ کبھی خیال آتا کہ اسے مال کی طرح کسی صندوق میں بند کروں اور قلی بلوا کر باہر بھجوا دوں۔ آخر مجھے ایک ایسی تجویز سوجھ گئی جو ان سب منصوبوں سے بہتر تھی۔ میں نے اسے تہخانے کی دیوار میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرون وسطیٰ کے راہب اپنے ماتوبین کا یہی حشر کرتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ تہخانہ بہت موزوں تھا۔ اس کی دیواروں کی چنائی ڈھیلی ڈھالی تھی اور ان پر موٹا سا پلستر ہو رہا تھا۔ اس پلستر کو ہوئے بہت دن نہ ہوئے تھے اور تہخانے کی نمی کی وجہ سے وہ سوکھ کر سخت نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مصنوعی چمنی یا انگیٹھی کی وجہ سے ایک دیوار میں ابھار سا نکلا ہوا تھا۔ اسے اینٹوں اور گارے سے باقی دیوار کے برابر کر دیا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بڑی آسانی سے یہاں سے اینٹیں ہٹا سکتا ہوں اور لاش کو اس میں بند کر کے پہلے کی طرح انہیں چن سکتا ہوں۔ کسی کو کسی قسم کا شبہ نہ پیدا ہوگا۔ میرا یہ قیاس غلط نہ تھا۔ میں نے ایک سیل کی مدد سے بآسانی وہ اینٹیں اکھیڑ ڈالیں اور اندرونی دیوار کے ساتھ لاش کو ٹکا کر اوپر سے پہلے کی طرح تیغا کر دیا۔ میں نے گارا چونا فراہم کر کے اسی طرح کا پلستر بنا لیا جیسے پہلے بستر سے کسی طرح متمیز نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس سے میں نے نہایت احتیاط سے نئی دیوار کو پوت دیا۔ یہ کام ختم کر کے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ قطعاً معلوم نہ ہوتا تھا کہ دیوار کو کسی نے چھیڑا بھی ہے۔ فرش پر سے میں نے کنکر مٹی ہٹا دی اور صفائی کر کے احساس کامرانی سے گرد و پیش نظر ڈالی اور اپنے دل سے کہا، آخر میری محنت اکارت نہیں گئی۔ اب میں نے اس حیوان کو تلاش کیا جو ساری خرابی کی جڑ تھا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اگر وہ مجھے اس وقت مل جاتی تو یہی ہوتا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ عیار بلی خائف ہو کر کہیں بھاگ گئی ہے تاکہ وہ بھی میرے غصے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس ملعون جانور کو غائب دیکھ کر میرے دل کو جس قدر خوشی اور اطمینان ہوا اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ رات کو بھی وہ کہیں نظر نہ آئی اور اس بلی کے گھر میں آنے کے بعد سے وہ پہلی رات تھی جب میں آرام سے گہری نیند سویا۔ ہاں، واقعی گہری نیند، حالانکہ میری روح پر قتل کا اتنا بڑا بوجھ تھا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا۔ اس بلی کی شکل دکھائی نہ دی جس نے مجھے اتنی اذیت دی تھی۔ اب پھر میں آزادی کی سانس لے سکتا تھا۔ وہ ملعون جانور ڈر کر ہمیشہ کے لیے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اب وہ میری نظروں سے دور تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اپنے گناہ کا احساس بھی میرے دل میں کوئی خلش پیدا نہ کرتا تھا۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ ہوئی تھی لیکن میرے پاس سب سوالوں کے جواب تیار تھے۔ ایک بار تلاشی بھی ہوئی لیکن وہاں کسی کو کیا مل سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب میں سکون کی زندگی بسر کر سکوں گا۔ قتل کے چوتھے روز پولیس کا ایک دستہ بالکل غیر متوقع طور پر گھر میں آیا اور عمارت کے کونے کونے کی پھر تلاشی لینا شروع کی۔ تاہم میں نے کوئی پریشانی محسوس نہ کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ لاش میں نے ایسی جگہ چھپائی ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی۔ پولیس والوں نے مجھے ساتھ رہ کر تلاشی کرانے کو کہا۔ انہوں نے ہر کونے کھدرے کو خوب اچھی طرح دیکھا۔ آخر تیسری یا چوتھی بار پھر تہخانے میں اترے۔ مجھے ذرا بھر تشویش نہ ہوئی۔ میرا دل اس طرح پرسکون دھڑک رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی معصومیت کی بے فکر نیند سوتا ہے۔ میں ہاتھ چھاتی پر باندھے تہخانے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ پولیس والوں کو کلی اطمینان ہو گیا اور انہوں نے رخصت ہونے کی تیاری کی۔ میرے دل میں مسرت کا جوش ایسا تھا کہ ضبط نہ کر پایا۔ میں اپنے احساس فتح مندی کے تحت کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا تھا، خواہ وہ ایک ہی لفظ کیوں نہ ہو۔ اس طرح میں اپنی بے گناہی کے متعلق ان کی یقین کو اور راسخ کر دینا چاہتا تھا۔ جب وہ لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے آپ کے شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔ اور ہاں، دیکھیے یہ عمارت بہت عمدہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ نہ کچھ اس طرح میں خود نہ جانتا تھا کہ میں کیا کہے جا رہا ہوں۔
मैं कहता हूँ कि निहायत उम्दा है, इसकी तामीर और दीवारें कितनी ठोस हैं। ये कहते हुए शेखी में आकर मैंने दीवार को ऐन उस मकाम पर छड़ी से जोर का टहोका दिया जिसके पीछे मेरी बीवी की लाश मदफून थी। लेकिन खुदा मुझे शैतान के शर से पनाह में रखे, अभी टहोके की आवाज़ फ़ज़ा में गुम न हुई थी कि इस दीवारी मकबरे में से एक आवाज़ आई। ये एक चीख की सी आवाज़ थी, अव्वल अव्वल मध्यम और शिकस्ता, जैसे किसी बच्चे की सिसकियाँ लेने की आवाज़ हो। इसके बाद तेज़ी से ये एक तवील, बुलंद और मुसलसल चिल्लाहट में तब्दील हो गई। ये एक गैर मामूली और गैर इंसानी किस्म की चीख थी, जैसे कोई बैन कर रहा हो। इस चीख से दहशत भी नुमायां थी और एहसास फ़तमंदी भी। ऐसी आवाज़ दोज़ख ही से बुलंद हो सकती है, जबकि रोंदगान जहन्नुम की कर्ब अंगेज़ कराहों के साथ अजाब देने वाले अफरीतों की तज़हीकी नारे भी शामिल हो जाएं। मेरी इस वक्त की वहशत मोहताज बयान नहीं। मैं चकराकर सामने की दीवार के साथ जा गिरा। एक लम्हे के लिए पुलिस के आदमी दहशत से और खौफ से सुन्न होकर सीढ़ियों पर खड़े के खड़े रह गए, लेकिन अगले ही लम्हे कोई 1 दर्जन मजबूत बाजू इस दीवार पर पिल पड़े और वो धड़ाम से नीचे आ रही। लाश, जो काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी, खून से लिथड़ी हुई थी, देखने वालों की आंखों के सामने खड़ी थी। उसके सर पर अपना लाल मुंह और तन्हा आतिशी आंख खोले वो मलून जानवर, वो बिल्ली बैठी थी जिसकी आवाज़ ने मुखबरी करके मुझे फांसी के हवाले कर दिया है। मैंने बीवी के साथ बदनफस हैवान को भी उस दीवारी मकबरे में बंद कर दिया था।